बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे सब क्यूरी, इनर जॉइन क्यूरी, राइट जॉइन क्यूरी और लेफ़्ट जॉइन। इसके ऊपर बात करेंगे। यूनियन के ऊपर बात करेंगे कि यूनियन क्या होता है, ठीक है। और हम बस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये लास्ट हमारा टेबल था जो मैंने बनाया था। इसमें यूज़र आईडी, एम्प्लॉई नेम, एम्प्लॉई की सैलरी, एम्प्लॉई का डिपार्टमेंट, ये हमारे पास आ रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें जो है ना सब क्यूरी या इनर जॉइन क्यूरी के ज़रिए जो है रिलेट करेंगे हम एक टेबल को दूसरे टेबल से। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक नया टेबल बना लूँ ताकि आप लोग जो है इसको देख लें। मैं इसी डेटाबेस पे क्यूरी के ऊपर ही रहते हुए भी टेबल क्रिएट कर सकता हूँ। ये जो GUI टूल है इसके नाम में ये फ़ायदा होता है कि इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा। राइट क्लिक करने पर मुझे मिलेगा यहाँ पर क्रिएट न्यू टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं जो है एक नया टेबल बना लूँगा। टेबल का नाम रखता हूँ TBL_डिपार्ट कर लेता हूँ, ठीक हो गया। ओके, इसके अंदर मैं क्या लिखता हूँ, इसके अंदर आईडी और इंटीजर आईडी होगी और डिटेल कर देता हूँ, ठीक है। अप्लाई चेंजेस, एग्जीक्यूट। आईडी जो है प्राइमरी की हो गई और इसको हम इसकी डिटेल जो है वो प्राइमरी की नहीं है, हम इसमें डिटेल में डिस्क्रिप्शन वगैरह देंगे जो भी हमें देनी होगी। ओके, तो इंसर्ट करने का तरीका आप लोगों को पता है। इंसर्ट इनटू, ये कीवर्ड है। टेबल का नाम TBL_डिपार्ट। डिपार्ट के अंदर वैल्यूज़ करेंगे हम। वैल्यूज़ जो है वो हम कौन सी देंगे, हमने कहा ID 1 के अंदर जो है आप स्टोर कर दें IT। इसको एग्जीक्यूट करेंगे हम। सक्सेसफुली एक रो हमारे पास ये इंसर्ट हो गई है। और हम देते हैं 2 पर अकाउंट्स। एक अकाउंट्स का डिपार्ट भी क्रिएट कर दिया हमने। और 3 पे हम दे देते हैं HR, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एक टेबल बन गया। उसके अलावा जो है हम एक और टेबल बना लेते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्रिएट न्यू टेबल पे जाऊँगा और TBL_, यहाँ पर मैं टेबल का नाम लिख देता हूँ TBL_डेजिग्नेशन। इसके अंदर भी मैं आईडी बना लेता हूँ। आईडी प्राइमरी की होगी, इंटीजर टाइप की, और डिटेल जो है वारचार 45। अप्लाई चेंजेस, एग्जीक्यूट, क्लोज। यहाँ पर मैं अब डिपार्ट क्या कर दूँगा, डेजिग्नेशन और नंबर 1 पे हम कहते हैं प्रोग्रामर। नंबर 2 पे हम कह देते हैं TSO। और नंबर 3 पे मैं कह देता हूँ ऑपरेटर। ये तीनों हमारी इंसर्ट हो गई है। हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से देखेंगे। हम यहाँ पर इंटर करेंगे, न्यू लाइन पर आ जाएंगे। डिपार्ट के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो डिपार्ट की इंफॉर्मेशन सिलेक्ट फ्रॉम TBL को डिपार्ट में हमें पता चलेगा कि डिपार्ट कौन सा है। डेजिग्नेशन के ऊपर क्लिक करूँगा तो डेजिग्नेशन की क्यूरी चल गई है, ठीक है। और एम्प्लॉय के पास जाऊँगा मैं और एम्प्लॉय की फील्ड देखूँगा तो यहाँ पर मुझे मिल गया ये जो कल के जो रिकॉर्ड थे, जो मैं प्रीवियस क्लास के जो रिकॉर्ड थे, ये हमें वो मिल गए। यहाँ पर ऑलरेडी डिपार्ट हमने हार्ड कोडेड ही एंटर कर दिया था तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। हमें या चले रखा रहने देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी इससे, हम इसको रखा रहने देते हैं, मसला नहीं। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे इसके अंदर 2 फील्ड और बढ़ाने की। जो एम्प्लॉय का टेबल है इसके अंदर हम 2 फील्ड्स मज़ीद बढ़ा लेते हैं। राइट क्लिक करूँगा और एडिट टेबल के ऊपर, इसके ऊपर जो टेबल है हमारा, जिस टेबल को भी हम एडिट करना चाह रहे हैं उसके ऊपर राइट क्लिक करके एडिट टेबल के ऊपर जाऊँगा मैं। एडिट टेबल के ऊपर मैं जाके कह देता हूँ DPT_ID। ये बात ध्यान में रखिएगा, जो भी आप रिलेट कर रहे हो ज्वाइन के ज़रिए या सब क्यूरी के ज़रिए, तो कोशिश करिएगा उसकी जो प्राइमरी की है और इसकी फॉरेन की, वो जो है वो आपस में सेम डेटा टाइप की। तो वहाँ हमने इंटीजर दी थी आईडी, तो हम यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी को इंटीजर ही कर देंगे। यहाँ पर DSG डेजिग्नेशन आईडी, वो भी हम यहाँ पर इंटीजर कर देंगे। अप्लाई चेंजेस कर देता हूँ मैं यहाँ पर। अच्छा, इसमें ओके, अगर मैं अब कहता हूँ कि यहाँ पर सिलेक्ट फ्रॉम TBL_एम्प्लॉय
और टी जो है ये इलियास कहलाता है, यानी कि टेबल का नाम। ऐसे हम कोई भी रख सकते हैं, नहीं भी देंगे तो भी कोई मसला नहीं, चल जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको करूँगा तो ये इस जगह पर ये आ गया टेबल की सारी डिटेल, आईडी, नाम। और ये देखें ये डिपार्टमेंट आईडी 0, डेजिग्नेशन आईडी 0, ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद है। बाय डिफ़ॉल्ट इसने 0 कर लिया है, सही है। अच्छा, अब हम इसमें क्या करते हैं, अपडेट कर लेते हैं इसको। अपडेट की क्वेरी भी लास्ट क्लास में बताई थी। अपडेट करेंगे हम, अपडेट dpt_id इज इक्वल टू सेट अपडेट टेबल नेम आएगा। टेबल नेम हमारे पास है क्या, tbl_depart सेट, अपडेट मैं गलत कर रहा हूँ, अपडेट मुझे करना है tbl_employee को सेट करूँगा डिपार्टमेंट आईडी, यानी कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जितनी भी हमारी जो डिपार्टमेंट आईडी वो सब के सब क्या हो जाए, 3 हो जाए फॉर एग्जांपल। ठीक है, ये सारी की सारी एग्जीक्यूट हो गई हैं। अच्छा जी, अब मैं यहाँ पर कहता हूँ कि tbl_employee सेट हो जाए कौन सी, टू वेयर आईडी इन, यानी कि एम्प्लॉय आईडी जिसकी भी 1 हो, 3 हो, 7 हो, तो वहाँ पर इसकी क्या हो जाए, वो 2 हो जाए। ये भी हो गया। और बिल्कुल इसी तरीके से मैं क्या कहता हूँ, डेजिग्नेशन आईडी वो भी 2 हो जाए, 1, 3, 7 की। और जिसकी 1, 3, 7 ना हो, नॉट इन आएगा, आईडी नॉट, वो क्या हो जाए, वो हो जाए 1। ठीक है, तो ये कुछ हमारी तरतीब थी। हम अब यहाँ पर जाएंगे और इसको ऊपर सिलेक्ट स्टैटिक टेबल एम्प्लॉय वाली टेबल पर, तो यहाँ पर हमें नज़र आएगा कि हमने यहाँ पर एंट्री कर दी है। इस जगह पर क्या आ रहा है, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट आईडी और डेजिग्नेशन आईडी। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि अभी हमने जो चेंजेस किए वो क्या किए हैं। हमने 2 टेबल बनाए हैं, tbl_employee का टेबल है जिसके अंदर हमने ये हमारा tbl_ डिपार्टमेंट का टेबल है। सबसे पहले डिपार्टमेंट को देखते हैं। डिपार्टमेंट में क्या है, यहाँ पर 1, 2, 3 IT अकाउंट्स HR, आईडी प्राइमरी की है, डिटेल जो है वो उसकी डिस्क्रिप्शन है। डेजिग्नेशन की टेबल भी इसी तरीके से सेम कॉपी है, आईडी और डिटेल में हमारे पास क्या आ रहा है, डेजिग्नेशन आ रही हैं। 3 डेजिग्नेशन अलग अलग मैंने डाल दी। tbl_employee, इसमें क्या चीज़ मौजूद है, इसमें हमारे पास मौजूद है एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, सैलरी, डिपार्टमेंट जो हमने ऐसे बनाया था इसका ज़रूरत नहीं है, और डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है, जो रिलेट करेगी किससे, हमारे डिपार्टमेंट के टेबल से। डेजिग्नेशन आईडी जो कि रिलेट करेगी किससे, डेजिग्नेशन के टेबल से। किस तरीके से करेगी, अब आप इसको सब क्यूरी के ज़रिए हम देखेंगे। पहले सब क्यूरी के ज़रिए मैं आप लोगों को बताऊंगा। सब क्यूरी जो है वो थोड़ा मुश्किल तरीका है, इसलिए पहले मैं उसको बताऊंगा, फिर मैं आपको इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन बता दूंगा, इनमें फ़र्क बता दूंगा। तो पहले सब क्यूरी देख लें, वो थोड़ा सा मुश्किल है, और वो जो है क्या नाम है, उसमें थोड़ी बहुत इश्यूज़ भी हैं कि उसमें मल्टीपल अगर रॉज होंगी तो वो नहीं देगा। मैं आपको बताता हूँ कि प्रैक्टिकल कैसे। ओके, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। हम कहते हैं सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम, या मैं यूँ कर लेता हूँ सिलेक्ट आईडी कॉमा emp_name कॉमा सैलरी कॉमा dpt_id कॉमा dsg_id फ्रॉम tbl_employee। ये कह रहा है एरर, सिलेक्ट आईडी, सिलेक्ट की स्पेलिंग गलत लिखी थी, इस वजह से एरर आ रहा है। तो हमारे पास ये आ गए आईडी, नेम, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी, डेजिग्नेशन आईडी। सिलेक्ट स्टैटिक के ऊपर भी काम कर सकते हैं, कोई इसमें मसला नहीं है। मैं सिर्फ समझाने के लिए इसलिए मैंने अलग अलग किया। ये डिपार्टमेंट आईडी है, ओके। डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर क्या चीज़ आ रही है, डिपार्टमेंट आईडी आ रही है आपकी 23232, सही है। और डेजिग्नेशन आईडी आ रही है 212112। गौर से देखिएगा, मैं आपको कहता हूँ अगर सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम tbl_de_part, मैं यहाँ पे कहता हूँ तो मुझे क्या मिल रहा है 1 2 3। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ वेयर के बाद मैं कहता हूँ कि आईडी इज इक्वल टू 2, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा, अकाउंट्स का आएगा। अगर मैं कहता हूँ वेयर आईडी इज इक्वल टू 3, तो
HR आएगा। तो ये बात आपको ध्यान में आ रही है ना, वेयर क्लॉज क्या होता है। अब यहाँ पर मैं इस जगह पर हूँ तो इस जगह पर मुझे क्या मिल रहा है, यहाँ पर हर रॉ की अलग अलग ID मिल रही है। तो मैं यहाँ पर एक सब क्यूरी के ज़रिए इस चीज़ को हैंडल कर लूँगा। सब क्यूरी पे हैंडल करने के लिए हमें उससे पहले एक चीज़ और सीख लें, वो है इलियास। मैं यहाँ पर ई करके इस टेबल का नाम दे देता हूँ। मुझे ऐसा करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही, क्योंकि ये ID प्राइमरी की जो है एम्प्लॉय की भी है और ID नाम की प्राइमरी की डिपार्ट में भी है। तो दोनों एक जैसे नाम हो रहे हैं, तो इस वजह से मैं यहाँ पर ई का सहारा लूँगा ताकि ई डॉट करके काम करूँगा और दूसरे टेबल का जो नाम दूंगा मैं उसके टेबल के नाम के जरिए करूँगा। वरना TBL डॉट एम्प्लॉय करके भी कर सकता हूँ, मगर एक चीज़ है आप उसमें लिहाज दे सकते हैं, तो वो मैंने आपको बता दिया। तो आप यहाँ पर ई डॉट डिपार्टमेंट ID भी करेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देख रहे हैं आप लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो इसको मैं हटा देता हूँ फ़िलहाल। ये रहा रिज़ल्ट, ये रही सेकेंड रॉ, इसका रिज़ल्ट, ये सब आपके जहन में आ गया। अब इन दोनों को हम कंबाइन करेंगे। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें ये चीज़ मिल रही है कि भाई डिपार्टमेंट ID हर टाइम पर चेंज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पर सब क्यों रहूँगा इस तरीके से ब्रैकेट में कॉमा कर दूँगा ताकि ये अलग हो जाए, और मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट डिटेल फ्रॉम, टेबल का नाम क्या है, डिपार्टमेंट, TBL अंडरस्कोर डिपार्ट, ठीक है। वेयर डिपार्ट को मैं कहता हूँ DPT कर दूँगा, ठीक है। वेयर DPT डॉट ID, यानी कि DPT यानी कि डिपार्ट की ID बराबर हो E डॉट ID, यानी कि E डॉट ID मैंने गलत लिखा है, यहाँ पर होगा E डॉट DPT अंडरस्कोर ID, यानी कि जब आपका रन टाइम पर 232 आ रहा है तो वो अब ये रन टाइम पर कैलकुलेट करेगा और अपना रिज़ल्ट यहाँ पर शो करेगा। लेकिन यहाँ पर आप सिर्फ डिटेल दे सकते हैं, कॉमा करके डिटेल के आगे अगर कुछ और लिखा हो तो उसके ऊपर काम नहीं कर सकते। ये सब क्यूरी का एक मसला है, एक ये मसला है। दूसरा ये कि इसी ID के अगेंस्ट में अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड पड़े होंगे तो भी एरर फेंक देगा आपकी क्यूरी, चाहे वो ऑरिकल हो, MS SQL हो, कोई भी डेटाबेस हो। तो सब क्यूरी का ये एक मसला है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि आप की जो फ़ॉरेन की बनी हुई हो वो प्राइमरी की हो दूसरे टेबल की। तो हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें अकाउंट्स आ गया, HR आ गया, अकाउंट्स आ गया, HR आ गया। तो हमारे को क्या मिल गया, हमें इस जगह पर कोड मिल गया है। बिल्कुल इसी तरीके से मैं यहाँ पर डेजिग्नेशन के ऊपर भी काम करूँगा, ताकि दोबारा कर रहा हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट, ठीक है, डिटेल फ्रॉम TBL अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, इसको मैं कहता हूँ DSG, टेबल का नाम कर देता हूँ। मैं कहता हूँ वेयर DSG डॉट ID, DSG की जो प्राइमरी वाली ID है वो बराबर हो किसके, वो बराबर हो E डॉट DSG डॉट ID के। तो हमें डेजिग्नेशन की डिटेल भी मिल जाएगी। यहाँ पर आ गया एरर। एरर क्यों आया कि वो बोल रहा है कि डेजिग्नेशन वाली ID में क्या है, DSG वेयर DSG ID बराबर हो किसके। अच्छा यहाँ पर जो है ना मैंने गलत लिखा है, वेयर DSG डॉट ID बराबर हो किसके, E डॉट DSG अंडर स्कोर, मैंने डॉट लगा दिया था यहाँ पर ना, डॉट लगा दिया था, इस वजह से एरर आता है। तो मैं यहाँ पर अंडर स्कोर करूँगा, फील्ड का नाम DSG अंडर स्कोर ID है। तो यहाँ पर हमें मिल गया क्या चीज़, ये मिल गया, और हमें यहाँ पर इस तरीके से मिल गया डेजिग्नेशन भी, सही है। अच्छा ये जो है इसकी फील्ड देखें, एक और इलियास आप देख लें, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉमा लगाना मैं भूल गया था। तो ये यहाँ पर जो भी स्पेस करके आगे वर्ड लिखा होगा वो इस कॉलम की हेडिंग हो जाएगी। इस जगह पर मैंने कोई भी यहाँ पर नहीं दिया था स्पेस देकर, तो ये क्या हुआ कि ये जो हमारी क्यूरी थी सब क्यूरी वही कॉलम की हेडिंग होगी। तो मैं यहाँ पर ABCD कर दूँगा स्पेस कर कर, तो यहाँ पर आपको ABCD कॉलम नेम मिल जाएगा। ये ज़रूरत पड़ती है उस वक्त जब आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जो है उससे इंटीग्रेट कर रहे होते हैं अपने डेटाबेस को, तो ज़रूरत पड़ती है। तमाम डेटाबेस में इसी तरीके से काम होता है सब क्यूरी के ऊपर। बाज़ लैंग्वेज जो है वो एज भी प्रोवाइड करते हैं, आप एज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और विदाउट एज जो है वो काम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से शायद एज जो है वो ऑरिकल में लगाना कंपलसरी होता है, मुझे याद नहीं है, मगर खैर एज लगा कर भी आप काम कर सकते हैं, और एज नहीं लगाएंगे तो भी वर्किंग करता है।
तो मेरे ख्याल से सब क्यूरी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, वो इतनी ज़्यादा फिर भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा सकूं। और अब हम बात करेंगे इनर ज्वाइन क्यूरी के ऊपर। इनर ज्वाइन क्यूरी क्या है? मैं यहाँ पर कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम TBL_एम्प्लॉय, ठीक है। ये आपको पता है ना, इस पर क्या होगा, इस पर आएगा एम्प्लॉय की डिटेल। ये आ गई एम्प्लॉय की डिटेल। मैं कहता हूँ सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम TBL_डिपार्ट, तो हमें क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट की डिटेल मिल जाएगी। यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आ रही है? सही है। अब मैं इसमें ज्वाइन करूँगा, कैसे ज्वाइन करूँगा? मैं कहूँगा सिलेक्ट एम्प्लॉय से उठा लूँगा मैं आईडी कॉमा, कौन कौन से टेबल थे मेरे, फील्ड नेम लिखना, EMP_नेम उठा लेता हूँ, EMP_नेम, और सैलरी उठा लेता हूँ, ठीक है, ये उठा लेता हूँ, ओके। फ्रॉम कहाँ से? TBL_एम्प्लॉय से उठाऊँ, तो एम्प्लॉय की टेबल से इसने ये 3 चीज़ें उठा ली हैं। अब मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। ज्वाइन कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर कीवर्ड लगाऊंगा इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन मतलब ऑरिकल के अंदर इनर ज्वाइन को जो है वो जो कहा जाता है वो यूनिट ज्वाइन भी कहा जाता है, या नॉर्मल ज्वाइन, इस तरीके के प्रोग्रामर जो है वो टर्म यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है कि इनर ज्वाइन के ऊपर काम किया जा रहा है। तो इनर ज्वाइन किस तरीके से लगेगा? इनर ज्वाइन हम इस तरीके से लगेंगे, इनर लिखेंगे इनर ज्वाइन, और इसके बाद मैं लिखूँगा दूसरे वाले टेबल को जो मैं ज्वाइनिंग जिसकी मैं करना चाह रहा हूँ। तो मैं करना चाह रहा हूँ फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट की, ओके। तो मैं यहाँ कहता हूँ डिपार्ट, ये हो गया। अब यहाँ पर आएगा कीवर्ड ऑन का। ऑन में मैं बोलूँगा उसकी आईडी उठाऊँगा, कौन सी? जो एम्प्लॉय की है, और डिपार्टमेंट वाली आईडी, दोनों को मैं क्या करूँगा, इक्वल कर दूँगा बस। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसको मैं कहता हूँ ई का नाम देता हूँ, और इसको मैं कहता हूँ DP का नाम देता हूँ। तो मैं कहता हूँ ऑन E.DPT_ID अगर बराबर हो किसके? DP.ID के। तो यहाँ पर क्या होगा, हम इसको रन करेंगे तो डिपार्ट TBL_डिपार्ट का टेबल का नाम, TBL_डिपार्ट। अच्छा, DID, अच्छा ये परेशान हो गया है इस जगह पर, बोल रहा है कि ये आईडी जो है ये मैं कहाँ से उठाऊँ, ई से उठाऊँ या मैं कौन सी आईडी उठाऊँ, डीपी की उठाऊँ, यानी कि दोनों के अंदर आईडी मौजूद है। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ जिस की भी मैं आईडी जाऊँ, ई की आप आईडी उठाएँ, एम्प्लॉय वाली आईडी। हमारे पास रिकॉर्ड आ गया। अच्छा हुआ ये एरर आ गया, ये चीज़ आपको समझ में भी आ गई कि इस जगह पर देखें हमारे पास टेबल्स की जो फील्ड थी वो दोनों की जो ज्वाइन करे तो दोनों की सेम थी। तो हमें यहाँ पर रेफरेंस के ज़रिए जो भी होगा वो हमें देना पड़ेगा। तो E.ID के ऊपर बात की जाएगी। तो ये E.ID यानी कि 1 2 3 4 जो भी आ रहा है, ठीक है, उसका ये। और यहाँ पर हमने जो है ज्वाइन तो हो गया है, मगर हमने तो प्रिंट ही नहीं करवाया डेजिग्नेशन को। तो हम यहाँ पर सैलरी और एम्प्लॉय नेम के बीच में कह सकते हैं, क्या चीज़ कह सकते हैं, हम कहते हैं भाई डिटेल ले आओ। तो अभी तो मैं डिटेल लिख दूँगा, लेकिन अगर ये देखें डिटेल आ गई, सही है। और इस जगह पर देखें आतिफ जो है वो अकाउंट्स में है, ठीक है, असलम जो है वो HR में, दूसरा असलम अकाउंट्स में, वसीम जो है वो HR में, अजीज़ जो है वो HR में, खान आतिफ जो है वो अकाउंट्स में। अच्छा, अभी तो डिटेल आ गई, लेकिन अगर मैं एक और टेबल जैसे डेजिग्नेशन में भी डिटेल पड़ा हुआ है, तो फिर मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, वही एरर आएगा जो अभी आया था 2 मिनट पहले। तो हम यहाँ पर पहले से उस एरर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, DP.डिटेल कह देते हैं, ताकि डिपार्टमेंट की डिटेल मुझे चाहिए तो वो डिपार्टमेंट की डिटेल मुझे यहाँ पर मिल गई है। तो यहाँ पर हमने इसको ज्वाइन कर लिया। आप इसमें वेयर क्लॉज वगैरह सब कुछ लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कहता हूँ वेयर E.नेम इज इक्वल टू, कहता हूँ कि असलम हो, ठीक है, वेयर E.EMP_नेम इज
इक्वल टू असलम, असलम यहाँ पर आ गए। और आप यहाँ पर डिपार्टमेंट के ऊपर भी चेक लगा सकते हैं, एंड डीपी डॉट डीपी की डिटेल कह सकता हूँ, डिटेल इज इक्वल टू HR। तो हमें यहाँ पर इस जगह पर ये मिल गया ओनली HR, ठीक है। आप इस तरीके से कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। हमने वेयर क्लॉज जो लास्ट क्लास में देखा था, आप अपने हिसाब से जो है इसमें मज़ीद कंडीशंस लगा सकते हैं। ये था इनर ज्वाइन। अब हम देखेंगे किस चीज़ को, इनर ज्वाइन के साथ साथ हम देखेंगे किसको, लेफ़्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन। ये क्या चीज़ होती है देखें। अगर मैं यहाँ, अच्छा मैं एक कंडीशन हटा देता हूँ ताकि वहाँ पर रिकॉर्ड ज़्यादा आ जाए। कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं एक नई क्यूरी बना देता हूँ ताकि सेव रहे। मैं शेयर कर दूँगा आपको। ओके, तो हम यहाँ पर ये क्यूरीज़ को, यहाँ पर जो कंडीशन लगी वेयर क्लॉज में, इसको हटा देता हूँ। मैं इसको रन करूँगा तो यहाँ पर हमारे पास सारे रिकॉर्ड्स आ गए। अब यहाँ पर क्या होता है, इनर ज्वाइन में या सेल्फ ज्वाइन में या यूनिट ज्वाइन में या नॉर्मल ज्वाइन में, सॉरी इक्वी ज्वाइन में, उसमें क्या होता है, उसमें होता ये है कि वो रिकॉर्ड सिर्फ शो करेगा जो एम्प्लॉय में यानी कि लेफ़्ट वाले टेबल में और राइट वाले टेबल में मैच कर रहे होंगे उनको। अगर जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर HR है, सही ना, यहाँ पर मैं इस जगह पर एक और फील्ड में एम्प्लॉय की ऐड कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय है ना, इसकी टेबल को मैं यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो रिकॉर्ड 3 है ना, उसको मैं डिपार्टमेंट दे देता हूँ 4, TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय अपडेट TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय सेट DPT अंडरस्कोर ID इज इक्वल टू 4 वेयर ID इज इक्वल टू 3। तो जब मैं यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो होगा ये कि हमारी एक रो जो है ये एग्जीक्यूट होगा। मैं यहाँ पर आकर इसको एम्प्लॉय को करूँगा तो इस जगह पर, तो हम यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि यहाँ पर जो अपडेट हुआ है, जो रो ID नंबर 3 असलम की जो डिपार्टमेंट ID है वो 4 हो गई है, ठीक है। मैं इस जगह पर आऊँगा और मैं अब यहाँ पर इसको देखूँगा तो मुझे यहाँ पर 4 नज़र नहीं आ रहा। क्यों नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो 4 है, ये जो डिपार्टमेंट ID 4 है, ये डिपार्टमेंट नंबर जो डिपार्टमेंट का टेबल है उसमें एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो एग्जिस्ट नहीं करती तो इस वजह से इसने क्या करा, उस रॉ को ही ख़त्म कर दिया। लेकिन ये चीज़ कभी कभार ज़रूरत पड़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप ई कॉमर्स का कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट बना लें, वहाँ पर फॉर एग्जांपल लक्स जो है वो लक्स साबुन जो है एक अकाउंट स्टॉक का एक टेबल उसके अंदर मौजूद है। अब उसका अकाउंट 0 हो गया, वो नहीं वहाँ पर एग्जिस्ट करती, लेकिन आपका जो भी कंज्यूमर को उसको शो तो करना होगा कि ये रिकॉर्ड यहाँ पर 0 की फिगर में मौजूद है। तो उस जगह पर हमें राइट ज्वाइन लेफ्ट ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है, जब हमें नल वैल्यू को लेकर आना पड़ती है। और भी इसकी बहुत सारी एग्जांपल हो सकती हैं। तो खैर अभी आपने यहाँ पर देखा कि इनर ज्वाइन ने क्या काम किया। इनर ज्वाइन ने क्या करा कि नल वाली रॉ को हटा दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं लगाऊंगा लेफ़्ट ज्वाइन, ठीक है, तो होगा क्या कि लेफ़्ट वाला जो ज्वाइन हो रहा होगा उसका जो नल वाली फिगर है उसको भी ये लेकर आ जाएगा। ये देखें, ये इसने क्या करा, नल बता दिया कि यहाँ पर जो है नल वैल्यू आ रही है। ये चीज़ यहाँ पर आ गई। इसी तरीके से बहुत ही सिंपल है राइट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन अगर आपको समझ में आ गया ना, लेफ्ट ज्वाइन ने क्या करा कि जो नल वैल्यू थी उसको भी लेकर आ गया, जो लेफ़्ट वाले टेबल के अंदर नल वैल्यू थी उसको भी लेकर आ गया, यानी कि रिकॉर्ड नंबर 3 जो हमारे पास आ गया है लेफ़्ट ज्वाइन के ज़रिए। अगर आप राइट ज्वाइन लगाएंगे, ठीक है, तो अब क्या होगा कि जो राइट वाले टेबल के अंदर नल वैल्यू थी उसको भी लेकर आ जाएगा। तो राइट वाले टेबल में हमारे पास नल वैल्यू क्या थी, इसमें जो थी राइट वाले टेबल में डिपार्टमेंट आई थिंक 3 था या 2 था, है ये ID 1 थी IT की, वो देखें यहाँ पर आ गई इस जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर IT आपको नज़र आ रहा है और IT ने आप लोग काम क्या करा, IT ने की जो वैल्यू थी वो यहाँ पर शो हो गई किसके ज़रिए, राइट ज्वाइन के ज़रिए। तो ये था लेफ़्ट ज्वाइन, ये था राइट ज्वाइन। यानी कि इनर ज्वाइन क्या करता है, इनर ज्वाइन जो है वो अगर कहीं से भी नल हो रही होगी, उनकी वैल्यू चाहे लेफ़्ट में हो चाहे राइट में नल आ रही हो, उसको वो हटा देगा। जैसे कि आप देख रहे थे कि ये जो है शो नहीं कर रहा था, ठीक है। लेफ़्ट ज्वाइन क्या करता है, लेफ़्ट वाले टेबल की जो नल वैल्यूज़ हैं उनको भी लेकर आ जाएगा। राइट ज्वाइन क्या करता है, राइट वाले टेबल की जो नल वैल्यू उसको लेकर आ जाएगा। ये इतनी सिंपल सी बात है, थोड़ी सी आप ध्यान में अपने बिठा लेगा तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा लेफ़्ट ज्वाइन
राइट ज्वाइन, इनर ज्वाइन और सब क्यूरी। अच्छा, इसमें अगर मुझे 2 टेबल्स चाहिए हों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मिसाल के तौर पर आप कोई डेटाबेस बना रहे हैं, कोई व्यू बना रहे हैं किसी भी टेबल के हवाले से, और यही हमारे पास एक फिगर थी जिसमें हम देख रहे थे कि हमारे पास इनर ज्वाइन जब हम यूज़ कर रहे थे, जब हम इनर ज्वाइन यूज़ कर रहे थे तो हमें क्या हो रहा था कि हमारे पास जो है डिपार्टमेंट के, तो हमारे पास आ गया डिपार्टमेंट की डिटेल, सही है ना। तो मैं इसको एस करके या स्पेस देकर डिपार्टमेंट कर देता हूँ। डिपार्टमेंट की तो डिटेल मुझे मिल गई है, लेकिन मुझे चाहिए डेजिग्नेशन की भी डिटेल। तो वो कैसे काम होगा, उसके लिए भी सिंपल यही करना होगा आपको। यहाँ पर ये आपने लगा दिया, यहाँ पर ये चीज़ ख़त्म हो गई। अब आप क्या करेंगे, एक और इनर ज्वाइन लगाएंगे। आप कहेंगे इनर ज्वाइन, अगेन जब आपकी वो स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाए, इनर ज्वाइन, बिल्कुल इसी तरीके से आप करेंगे काम। इनर ज्वाइन आप किससे करेंगे, अब करेंगे हम TBL अंडरस्कोर डेजिग्नेशन से। डेजिग्नेशन की टेबल है TBL अंडरस्कोर डेजिग्नेशन, फिर क्या होगा ऑन E.DSG अंडरस्कोर ID बराबर हो, अच्छा इसको मैं नाम क्या दे देता हूँ, TBL को दबा देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ X का, ओके, बराबर हो X.ID के। तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास, लेकिन मैंने यहाँ पर तो शो ही नहीं करा, शो भी तो कराना होगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सैलरी से पीछे हम लिख देंगे, बाद में भी लिख सकते हैं, मर्जी आपकी, X.डिटेल, ठीक है। तो हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट, डेजिग्नेशन, ये सैलरी, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। तो ये था सब क्यूरी, इनर ज्वाइन क्यूरी, लेफ़्ट ज्वाइन क्यूरी, राइट ज्वाइन क्यूरी। अब हम बात कर लेंगे यूनियन के ऊपर कि यूनियन क्या चीज़ होती है। बहुत सिंपल सा है। यूनियन क्या काम करता है, जैसे 2 टेबल्स के रिकॉर्ड हैं, उसको आपने मर्ज करना हो और वो कोई भी यूनिक आईडी के ज़रिए जो है वो मर्ज हो रहा है, मतलब उसमें जो है वो डुप्लीकेशन ना हो रही हो, तो उसमें जो है काम आता है। तो ये आप किस तरीके से करेंगे, मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए दोनों की डेटा टाइप जो है वो सेम हो, ठीक है। सिलेक्ट कहता हूँ मैं EMP अंडरस्कोर नेम और फ्रॉम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय यूनियन, अच्छा मैं सेमी कॉलन मैंने नहीं लगाना है, यूनियन करूँगा मैं। यूनियन में किसके ऊपर करूँगा, मैं करूँगा कि सिलेक्ट डिटेल फ्रॉम TBL अंडरस्कोर डिपार्ट, इसको रन करूँगा, डिटेल। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर ये पूरी की पूरी जो रिकॉर्ड है, जैसे अभी तो इसका कोई मैच नहीं बनता, लेकिन इस तरह की चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं मुख्तलिफ टेबल्स के अंदर, जो नेम्स पड़े हुए हैं या प्रोडक्ट पड़ी हुई है। तो आपने अगर उसको यूनियन करना हो, मतलब आपको एक अपने किसी भी HOD या GM को रिपोर्ट देनी हो, आप मुख्तलिफ टेबल से वैल्यूज़ को उठाकर दोनों को मर्ज करके देना चाह रहे हैं, तो उस जगह पर यूनियन का इस्तेमाल हो जाता है। एक चीज़ थी मैंने आप लोगों को बता दिया, कभी आपकी उसमें प्रैक्टिकल लाइफ में कभी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है। वो काम क्या करती है, 2 टेबल्स के रिकॉर्ड्स को सेम डेटा टाइप वाले को जो है वो मर्ज कर देगी, ठीक है, और जो है वो यूनिक कर देगी, मतलब यूनिक करेगी। यहाँ पर असलम के 2 रिकॉर्ड थे ना, एक ही आएगा, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। आप लोगों को समझ में आ गया। अब एक छोटी सी और चीज़ है, उसको भी देख लें क्यूरी की। तो क्यूरी की हमारी जो क्लासेस हैं वो ये ख़त्म हो जाएगी, मैं डेटाबेस बैकअप करना और रिस्टोर करना वो बता दूँगा, सही है। वो है केस और व्हेन, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय, सिलेक्ट यहाँ पे कहता हूँ सिलेक्ट ID कॉमा EMP अंडरस्कोर नेम कॉमा सैलरी फ्रॉम TBL अंडरस्कोर एम्प्लॉय। तो वहाँ पर ये रिकॉर्ड आ गया। अच्छा, एक कंडीशन तो आपने देखा था वेयर क्लॉज की, जो आप बाद में लगाते हैं क्यूरी की, और उससे क्या होता है कि आपको पता चल सकता है कि क्या नाम है, जो भी आपको मतलब का रिकॉर्ड है आप वो गेट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके मतलब का रिकॉर्ड आ गया और आप चाह रहे हैं कि मैं इसको डिस्प्ले नहीं करूँ, कुछ और डिस्प्ले करूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास ज़्यादा एग्जांपल नहीं, तो मैं सैलरी के ऊपर ही आपको एग्जांपल बता सकता हूँ। मैं एग्जांपल पर देता हूँ क्या, अगर जैसे 3000 ये लिखा हुआ आ रहा है, 30,000 लिखा हुआ आ रहा है, तो मैं लिख दूँ XYZ हो। अगर 50,000 हो तो ABCD लिखा हुआ जाए। मैं ऐसी एग्जांपल बता रहा हूँ। तो किस तरीके से करेंगे, आप कहेंगे
यहाँ पर मैं इसको नीचे लाइन में कर देता हूँ ताकि समझ में भी आ जाए ऐसा। मैं यहाँ पर कहूँगा केस स्टार्ट हुआ, मैं यहाँ पर कहूँगा, और केस को एंड भी करना होता है वो भी बता दूँगा। वैन सैलरी अगर बड़ी हो 30,000 से देन आएगा, देन मैं कहता हूँ ABCD आ जाएगा, ठीक है। वैन सैलरी छोटी हो 30,000 से देन क्या आ जाए XYZ आ जाए, कुछ भी मैं मैसेज दे दूँगा। और मैं यहाँ पे कहूँगा एंड, और बाद में आप इलियास को देना चाह रहे हैं वो दे दें, वरना ऐसे रन करें। ओके, तो हम इसको रन करेंगे तो जिसकी भी सैलरी 30,000 से ज़्यादा होगी वो ABCD आ रहा होगा। जैसे कि ये वाला जो 30,000 ये तो अपनी जगह पर ही रहेगा, बाकी चेंजेस हो जाएंगी। ये 30,000 से कम है तो इसमें आ जाएगा XYZ, 7 में आएगा XYZ, बाकी में आएगा ABCD, और ये वाली जो अपनी जगह पर रहेगी क्योंकि इक्वल है 30,000। हम इसको रन करेंगे, रन करते ही एरर आ गया। क्यों एरर आया? वैन अच्छा, मैंने यहाँ पर जो है क्या नाम है वैन लिखना था, वैन लिखना था वेयर लिख दिया, ये मेरी खुद की गलती है। ओके, तो हम इसको रन करते हैं इसको, बस। तो ये आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, हमने एल्स वाला काम नहीं किया, आप यहाँ पर एल्स भी दे सकते हैं। अच्छा हुआ आ गया तो देख लेते हैं। एल्स के स्वर में क्या आ जाए? एल्स के स्वर में आ जाए हेलो। तो यानी कि अगर ऊपर की जो भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो उसमें क्या आएगा? एल्स के स्वर में 30,000। इस केस में क्या आएगा? इस केस में जो 30,000 वाली सैलरी के केस में आ जाएगा हेलो लिखा हुआ। बाकी आप देख रहे हैं कि ABCD और XYZ हो गया है, यहाँ पे हेलो लिखा हुआ आ गया। और ये हमारी जो सैलरी थी, ये सैलरीज की जो वैल्यू थी ये तब्दील हो गई। ये इस तरह की ज़रूरत उस वक्त पड़ती है आप परसेंटेज वगैरह डिस्प्ले करानी हो, इस तरह का कोई भी मैसेज जो है वो करवाना हो, तो आप रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस तरह की आप काम कर सकते हैं। आपके अपने जहन में ये रखिएगा कि इस तरह की कोई चीज़ होती है SQL में और आप ये काम कर सकते हैं। अगर समझ में नहीं आ रही हो तो ट्यूटोरियल वापस से देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे डेटाबेस का बैकअप कैसे लिया जाता है और रिस्टोर कैसे किया जाता है MySQL के अंदर। तो हम एडमिन पे जाएंगे, MySQL एडमिनिस्ट्रेटर, सॉरी थोड़ी बार हो गया, इसको नो करूँगा, यहाँ पे कहूँगा MySQL एडमिनिस्ट्रेटर टूल, यस करूँगा। ओके, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड दे दिया। मैं यहाँ पे बैकअप के लिए सिंपल बैकअप पे जाऊँगा, कुछ भी नहीं है। बैकअप पर जाने के लिए मुझे क्या करना होगा? बैकअप पर जाने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा न्यू प्रोजेक्ट, ये रहा न्यू प्रोजेक्ट का बटन, इसके ऊपर क्लिक किया और प्रोजेक्ट का नाम मैं कर दे रहा हूँ ABCD, जो भी नाम रखना चाह रहा हूँ। कौन कौन से डेटाबेस का बैकअप लेना है? फॉर एग्जाम्पल मैं इस डेटाबेस का लेना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर क्लिक करूँगा, उसमें जितने भी टेबल्स थे वो सारे के सारे आ गए, ठीक है। और कोई डेटाबेस का मैं लेना चाहूँ तो यहाँ पर इसको भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ओके, तो मैं इसके बाद क्या करूँगा? इसके बाद मैं करूँगा एग्जीक्यूट बैकअप नाउ। किस जगह पर सेव करना है? मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे कर दो ABCD के नाम से, तो ये यहाँ पर डेस्कटॉप पे सेव हो जाएगा, सक्सेसफुली सेव हो गया। मैं इस टेबल को, डेटाबेस को चाहूँ डिलीट करना चाहूँ डिलीट कर दूँ, जो मर्जी चाहे कर दूँ। ये ABCD जो है मेरा बैकअप फाइल बन चुकी है। इसको मैं रिस्टोर कैसे करना चाहूँगा? मैं रिस्टोर ऐसे करूँगा कि मैं यहाँ पर एडमिन टूल पे जाऊँगा, एडमिन टूल पे जाने के बाद मैं रिस्टोर पे जाऊँगा, रिस्टोर पे जाने के बाद बोलूँगा मैं ओपन बैकअप फाइल। ओपन बैकअप फाइल में मेरे पास यहाँ पर MySQL और ये ABCD फाइल थी, इसको मैं यहाँ पर ओपन कर लूँगा। तो ये मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करूँगा तो यहाँ पर ये काम करेगी और जो है जो मेरा बैकअप था उसको लेकर आ जाएगी। मैं कहता हूँ स्टार्ट रिस्टोर, तो मेरे पास ABCD वाला जो बैकअप था वो रिस्टोर हो गया। जितने भी रिकॉर्ड्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ गए। क्लोज़ कर दूँगा मैं यहाँ पर पे कैटलॉग में जाऊँगा तो मेरे पास जो भी डेटाबेस होगा उसके रिकॉर्ड आ जाएंगे। अभी तो वो यहाँ पर था तो इस वजह से आ रहा है। मैं इसमें यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, चलें तो तक और समझ में आ जाए। मैं यहाँ पर ड्रॉप स्कीमा मतलब कि डिलीट कर रहा हूँ मैं अपने इस डेटाबेस को, ठीक है। ये डिलीट हो गया। अब मैं यहाँ पर रीस्टोर पे जाता हूँ, मैं रीस्टोर पे जाकर ओपन बैकअप फाइल करता हूँ। ओपन बैकअप फाइल में यहाँ पर नहीं आ रही, ऑल फाइल करूँगा। ऑल फाइल में फाइल का नाम था ABCD मैंने यहाँ पर ओपन किया और बस कुछ नहीं करना, स्टार्ट रिस्टोर पे मैंने क्लिक करना और ये मैंने स्टार्ट रिस्टोर हो गया। मैं क्लोज़ कर दूँगा इसको, कैटलॉग में जाऊँगा और ये देखिए मेरा डेटाबेस आ गया है।
तो ये था डेटाबेस का बैकअप लेना और डेटाबेस को रिस्टोर करने का तरीका। ठीक है, ये हमारा वो टेबल है जिसके ऊपर हम आज काम कर रहे थे, ये हमारा वो डेटाबेस है। तो ये थी टोटल माई सीक्वल की क्लासेस। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, और आज तक के लिए इतना ही। खुदा हाफिज़।